ओके, आज हम लोग नए टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो अच्छे से समझेंगे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में क्या क्या इसके डिफरेंट ब्रांच हैं और किस तरीके से हम लोग इस टॉपिक में डील करने वाले हैं। देखो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैक में जाते हैं मैकेनिक्स के ऊपर। मैकेनिक्स में याद करो हमने क्या किया था। हमने बोला था कि सपोज कर लो ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है। इस ब्लॉक के ऊपर अगर एक फोर्स F लग रहा है तो ड्यू टू दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसको मोशन चालू होगा, एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन इसका होगा। तो यहाँ पे दो टर्म डिफाइंड हुए थे, एक हुआ था फोर्स और दूसरा हुआ था मोशन। और इसके बेसिस पे हमने बोला था एक ब्रांच था जिसे हमने बोला था काइनेमेटिक्स, याद होगा तो, जो मोशन को डिस्कस करता था, और एक ब्रांच था जो फोर्स को बताता था और उसे हम लोग बोलते थे काइनेटिक्स। इसका मतलब है कि जो कॉज है यहाँ पे, कॉज क्या था मेरा, फोर्स। तो हमने बोला कि ठीक है, जो फोर्स था ये कॉज था, कारण था, एंड जो मेरा मोशन था ये क्या था, इफेक्ट था। इसका मतलब है हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब मैं चर्चा करूंगा कि फोर्स लगने पे मोशन क्रिएट होता है। फोर्स जब एक्ट करता है तो मोशन क्रिएट होता है। अच्छा, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। फोर्स वाले पोर्शन को हम लोगों ने काइनेटिक्स के नाम से सीखा था, जबकि इसमें मोशन आ जाए तो उसे हमने काइनेमेटिक्स के नाम से सीखा था। और इन दोनों शब्द को याद करने का एक ट्रिक आपको मैंने बताया था कि आप सिंपली क्या करेंगे, आप जा करके इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर काइनेमेटिक्स की स्पेलिंग को अगर चेक करेंगे तो दिस MA स्टैंड फॉर द मोशन एनालिसिस। तो हमने बोला था काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विथ फोर्स एनालिसिस ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज बॉडीज। फिर हमने बोला था काइनेमेटिक्स जिसमें MA है, दिस MA स्टैंड फॉर मोशन एनालिसिस। ये किसके लिए था, मोशन के एनालिसिस के लिए था। अब आपको समझ रहा होगा कि सर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने में इन टॉपिक का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो उसका एक रीजन है, समझिएगा। जैसे यहां पे फोर्स कॉज था, कारण था, और इस कारण की वजह से मोशन क्रिएट हुआ था, तो इफेक्ट मेरा मोशन था। वैसे ही रिलेशन है हीट और टेम्परेचर में। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं अगले स्लाइड पे आ जाता हूं, यहां पे आपको दिख रहा है हीट एंड टेम्परेचर की चर्चा की गई है। मतलब जब आप हिट देते हो, यहां पे आप क्या कर रहे हो, हिट दे रहे हो। तो हिट जो इस बार मेरा हुआ ये कॉज हुआ, मेरा कारण क्या हुआ, हिट। और इसका इफेक्ट जो दिखा, इफेक्ट मुझे क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये इफेक्ट जो दिखा ये दिखा आपको टेम्परेचर। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं हिट सप्लाई करूंगा तो इसका इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा। अगर मैं हिट लूंगा तो टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब आपको बात समझी, मैकेनिक्स से हमने इसलिए तुलना किया कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि ओके, हीट एंड टेम्परेचर एग्जैक्टली वैसे ही कुछ सिमिलर हैं, इन लोगों के बीच में सिमिलरिटीज है जैसा कि फोर्स और मोशन के बीच में है। इसको हम लोग फोर्स के टर्म में सोच सकते हैं और इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोशन सोच सकते हैं। तो हमें समझ में आया, ओके, मतलब फोर्स लगने पे मोशन होता था तो हिट देने पे टेम्परेचर राइज करेगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ओके, ये कुछ वैसा ही टॉपिक जाने वाला है, इनके बीच में ऐसे ही रिलेशन होने वाले हैं। ठीक है, और आगे आते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो हीट वाले टॉपिक को जनरली यहाँ पे इन जनरल हमने जो क्लासिफिकेशन कर रखा है वो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री और केटीजी 3 कर रखा है। हालांकि टोटल इसमें 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक होता है पोर्शन जो होता है, केवल उसका नाम है थर्मोमेट्री। ठीक है, थर्मोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, फिर कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं, फिर इसी में आगे आ जाता है हीट ट्रांसफर भी टॉपिक हमारा है, फिर हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है और केटीजी होता है। तो हम लोग इसी में और टॉपिक ऐड कर लेंगे जिसको थर्मोमेट्री और हीट ट्रांसफर भी बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, थर्मोमेट्री में आपको क्या करना है,
थर्मोमेट्री में ये सीखना है कि हीट क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी। इन सारी चीजों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उस ब्रांच को बोल दिया गया थर्मोडायनेमिक्स। अगर इसके नाम से आप देखेंगे तो दो बातें हैं, थर्मो को आप अलग लिख दीजिए और डायनेमिक्स को आप अलग लिख दीजिए। अब खुद से सोचिए क्या होगा। जैसे हम लोगों ने डिवीजन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वैसे ही यहां पे हम डिवीजन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मो का मतलब हो गया बेटा हीट, थर्मो मतलब क्या हो गया, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब हो गया कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, यहां पे लिखता हूं कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। स्टेट में जो बदलाव है आगे हम लोग सीखेंगे उसका। हालांकि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि वाटर है, वाटर को बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो फिर वो क्या करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा दोगे तो स्टीम बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हीट देने पे इसके स्टेट में बदलाव होता है, उस चीज़ का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। एक ब्रांच हम लोग कैलोरीमेट्री की बात करेंगे, उसमें हम लोग हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, तो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस करेंगे। वाटर में हमने आइस डाल दिया, फिर देखा मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। हॉट वाटर में आइस डाल दिया, फिर देखा कि हमारा जो मिक्सिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा। फिर केटीजी में हम लोग डिफरेंट लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस लॉ और डिफरेंट लॉ के बारे में सीखते हैं। तो अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा टॉपिक है, इसमें मोटा मोटी हमें एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि हीट जो है बेसिकली वो फोर्स की तरह बिहेव करेगा, वो कॉज होगा, और उसका इफेक्ट जो होगा वो टेम्परेचर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में एक पिक्चर आपको दिया गया है जो रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है कि द हीट एनर्जी फ्रॉम स्टोव बर्नर वार्म्स अप द वाटर। मतलब हीट देने पे यहाँ पे क्या हो रही है चीजें, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। द थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, इसका टेम्परेचर इसने मेजर किया। अगले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक मैंने कंपैरेटिव स्टडी की है हीट एंड टेम्परेचर की, जिससे आपको समझेगा कि एक्चुअल में हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। हालांकि एक ओवरऑल एक आइडिया हमें लग चुका है अभी तक कि हीट और टेम्परेचर किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो मैं इसके हीट जो लिखा हूं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये क्या है हमारा कॉज है, और टेम्परेचर हमारा क्या है, इफेक्ट। अब देखिए हीट जो है ये एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ द एनर्जी। मतलब हीट इज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। अब एक बात समझना, हम लोग ये जो स्टेटमेंट है कि हीट कोई बॉडी कंटेन करता है, ठीक है, एक्चुअल वर्ड क्या होना चाहिए इस बात को थोड़ा अच्छे समझेंगे। हीट कंटेंट गलत वर्ड है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि कोई कंटेनर है इसने हीट कंटेंट किया है तो दैट वाज द रॉन्ग, कंप्लीटली मतलब गलत स्टेटमेंट है, महाबेकार जिसको बोला जाए ना कि एकदम गलत है। क्यों गलत है सुनना। हीट हमेशा डिफाइंड होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने हीट को डिफाइन किया था, टेम्परेचर को डिफाइन किया था वहां पे। तो हीट में क्या बोला गया था कि हीट हमेशा मोशन में होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब ये मेरा मूव करेगा तो मैं बोलूंगा कि अच्छा हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हीट कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये हमेशा मोशन में डिफाइन की जाती है। मतलब हम लोग हीट के बारे में बोलेंगे कि इट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ ट्रांजिट। मतलब ये हमेशा ट्रांजिशन के फेज में रहता है, मूवमेंट के फेज में रहता है। तो एक्चुअल हीट की डिफिनेशन हम बोलते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred from one body to another body. Heat is a form of energy which is transferred from one body to another body due to temperature difference. अब ये वैसा ही ट्रांसफर होता है जैसा कि आपको एक एग्जांपल बहुत पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में और कई बार सिखा चुके हैं। ये एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारा, यहाँ पे हमने वाटर रख दिया और इसमें यहाँ तक वाटर है इस लेवल तक। अगर इन बिटवीन एक होल करते हैं तो हायर लेवल से लोअर लेवल पे क्या होगा, मेरा ये जो वाटर है इसका फ्लो होगा। सेम वे में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे क्या होता था, हमारे करंट का भी ट्रांसफर होता था, फ्लो ऑफ चार्ज होता था। वैसे ही सिमिलर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हीट भी जो है हमारा
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। मतलब हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जिसमें वो ट्रांसफर करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, या ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट ये क्या करता है, ट्रांसफर होता है। आगे अगर बोले कि हीट जो है चेंज इन थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी को भी डिटरमाइन करता है, एंड ये डिफाइन करता है फ्लो ऑफ एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और ये बताता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी है दो बॉडी की। मतलब दो बॉडी के बारे में बात करें तो कौन ज्यादा हॉटर है, कौन है, इसके बारे में चर्चा करता है। और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि टेम्परेचर दोनों में क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम को अचीव ना कर ले। इसका एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास, टेम्परेचर, मटेरियल विच इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। हीट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। टू बॉडीज दैट हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैन डिफर इन देयर टेम्परेचर। हाँ, ऐसा है, इस बात को स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूं, समझिएगा। अगर मैं 1 कैलोरी की ऊर्जा गोल्ड में दूं और अगर मैं 1 कैलोरी की ऊर्जा स्टील में दूं तो गोल्ड और स्टील के टेम्परेचर का वेरिएशन अलग अलग पाया जाएगा। इसका मतलब है कि हीट जो है वो किस मटेरियल से आपका सब्सटेंस जो भी है वो क्या है, बना है, उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। When two bodies are in contact, the total amount of heat energy is the sum of the heat energy of each object। ठीक है, heat has the ability to do work, उसके द्वारा हम लोग वर्क डन की भी बात करते हैं। अब यहाँ पे हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडीज टू कोल्डर बॉडीज। एक चीज समझिएगा, एक ये मोटा मोटी आपको समझ में आया कि हीट हमारा क्या होगा। टेम्परेचर पे आते हैं। टेम्परेचर को बोलते हैं कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द टेम्परेचर। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन। हालांकि ये एसआई यूनिट है, इसके और यूनिट होते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, और रैंकिंग की बात हम लोग करते हैं तो ये भी इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, डिग्री केल्विन मत बोलना, बोलते समय हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट आप बोल देना, बट केल्विन को केवल केल्विन बोला जाता है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मोलिक्यूल्स और पार्टिकल। हालांकि टेम्परेचर राइज की बात जब हम करेंगे तो देखेंगे कि जब हम एनर्जी देते हैं तो अंदर के इंटरनल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में घर्षण ज़्यादा होता है और फिर वहाँ से टेम्परेचर का राइज होता है। अब एक बात, एक एग्जांपल समझना। यहाँ पे अगर मैं हीट एंड टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, दो बातें अच्छे से यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा अलग कलर का हम मार्कर सेलेक्ट करते हैं। सपोज करो कि ये मेरा कप है, ये कप मैंने बना दिया और इस कप में आपने चाय लेके आप बैठ गए। अभी गर्मी का दिन है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ी देर के बाद चाय का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक, चाय का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डाउन हो जाएगा, चाय ठंडा होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल समझिएगा, अभी ये जो मेरा टेबल है, इसी टेबल पे इस बार मैंने क्या किया, एक आइस का क्यूब रख दिया। ये मेरा क्या है, आइस है, और ये मेरा क्या था बेटा, टी था। अब ये आइस क्या है, इसकी इनिशियल टेम्परेचर मान लो कुछ भी रही होगी, मैं बोल देता हूँ सपोज -20 डिग्री सेंटीग्रेड। धीरे 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 आइस पिघलना चालू होगा और वाटर में तब्दील होगा। इसकी टेम्परेचर बढ़ती गई, क्योंकि माइनस से क्या होगा, जब ये वाटर बनेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, मतलब हमें समझा कि इसका टेम्परेचर राइज हुआ और इसका टेम्परेचर फॉल हुआ। हमें ये बात समझनी होगी अच्छे से कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक का टेम्परेचर राइज और एक का टेम्परेचर फॉल कैसा हो सकता है, इसके क्या कारण है। तो अच्छे से आपको एग्जांपल समझेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड डिफाइंड होता है सराउंडिंग्स, जिसको आपको अच्छे से समझना होगा। ये जो टी था, इसने क्या किया, इसके जो सराउंडिंग्स थे, बाउंड्री बाहर वाली जो है, ठीक है, सराउंडिंग्स इधर जो है, इसके साथ इसने हीट का एक्सचेंज किया और क्या हुआ, इसकी एनर्जी जो है, इसने हीट का क्या किया, जो लॉस हुआ, और हीट लॉस की वजह से इसके टेम्परेचर में क्या हो गया, फॉल हुआ। बट अगर आइस के बारे में देखेंगे
तो आइस ने क्या किया, टेम्परेचर इसका गेन हुआ, मतलब सराउंडिंग से इसने क्या किया, हिट लिया और हिट लेने की वजह से इसका टेम्परेचर राइज कर गया। तो हम लोग आगे चल करके ये भी डिफाइंड करते हैं कि आप किसके सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं सराउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा, ये बहुत बड़ा मायने, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि टेम्परेचर मेरी राइज होगी या टेम्परेचर मेरी फॉल होगी, वर्क डन मेरा पॉजिटिव होगा या वर्क डन निगेटिव होगा, हीट हमने लिया या हीट हमने मतलब गेन किया या हीट हमने लॉस किया। तो इन सारी चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब हमें समझा कि हीट देने पे टेम्परेचर राइज होता है और हीट लेने पे टेम्परेचर फॉल होता है। ये एक पैरामीटर है। हीट कॉज की तरह बिहेव करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अगले स्लाइड पे आते हैं। अब यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं हीट एंड टेम्परेचर डिस्कस करने में। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग कभी भी ये बात नहीं बोल सकते कि एक बॉडी को हीट, एक बॉडी ने हीट कॉन्टेन किया है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये बोल सकते हैं कि जो बॉडी है इसने क्या किया है, बॉडी ने इंटरनल एनर्जी कॉन्टेन किया है, इट इज द राइट स्टेटमेंट। ये दैट इज नहीं है, इंटरनल एनर्जी ऐसा कर लेना। इंटरनल एनर्जी क्या है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलो जी अगले स्लाइड पे आते हैं। अब टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने डिफाइंड किया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप बोलोगे सर ऐसा कोई लॉ होगा क्या जिसका नाम जीरोथ लॉ से चालू हुआ? तो एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले डिफाइन कर दिए गए थे और बाद में आया तो इसको बोल दिया गया कि फर्स्ट से पहले वाला है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो कंफ्यूज करने वाली कोई इसमें बात नहीं है। हम लोग ये समझ लेंगे अच्छे से कि ये बोलना चाह रहा है क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये क्या बोलता है यहाँ पे 3 डायग्राम बना रहा हूँ, ए बी और सी। ए बी और सी बोल रहा है इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब ए और बी आपस में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, इसका मतलब है ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पे ए का टेम्परेचर जो है वो बी के बराबर है और अगर बी का टेम्परेचर सी के बराबर हुआ तो आप बोल सकते हो कि ए का टेम्परेचर जो है वो सी के टेम्परेचर के बराबर है। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटीज है। इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, हम लोग ये बात जानते हैं, बट इसका प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है यहीं पे मैं लिख देता हूं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या रैंकिन भी इसका होता है। ठीक है, तो ये भी 3 अलग यूनिट हैं जो हम लोग यूज करते हैं, बट ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो केल्विन करेंगे। अब बोला गया कि लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, तो 0 केल्विन को हम लोग बोलते हैं, डिग्री नहीं लिखा है ध्यान रखिएगा। लोएस्ट टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन होता है और हाईएस्ट टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। बट प्रैक्टिकली लैब में जो टेम्परेचर अचीव किया गया है उसके बेसिस पे थर्मोमेट्री को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट दिया। एक को बोला क्रायोजेनिक्स, जिसमें टेम्परेचर रेंज की अगर बात मैं करूं और बोलूं कि मेरा टेम्परेचर जो है 10⁻⁻8 केल्विन अगर है, ये प्रैक्टिकली लैब में अचीव किया गया टेम्परेचर है, तो उस पार्ट को रखा गया क्रायोजेनिक्स। ऐसे ही 10⁸ केल्विन जो टेम्परेचर है उसको रखा गया पायरोमेट्री के बीच में। इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है उसका नाम हम लोगों ने दिया थर्मोमेट्री, और इन बिटवीन यही हम लोगों को पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस में है। मतलब हमारा टेम्परेचर रेंज 10⁻⁻8 के से 10⁻+8 के बीच में है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे थर्मोमेट्री के अंदर। ठीक है, चलो जी यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई हों। ठीक है, यहां तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, एनीवन? थर्मल इक्विलिब्रियम सिंपल आपको मैंने बताया कि ए और बी, ऐसा सपोज कर लो ए है और बी है, इन दोनों का सपोज कर लो टेम्परेचर सेम है, ये ए है और ये बी है,
ए बी एक दूसरे को जानते हैं, मित्र हैं, और बी और सी भी एक दूसरे को जानते हैं, मित्र हैं। जरूरी नहीं रियल लाइफ में कि ए और सी एक दूसरे के मित्र हों, ठीक है, बट हिट में ऐसा होता है कि ए और बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। एक चीज समझो, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे हम लोग नेट फोर्स जीरो, ये बात आपने मैकेनिक्स के हिसाब से बोली, ठीक है। इक्विलिब्रियम, डायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम की बात हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट की बात कर देते हैं। यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम है और बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए और सी का टेम्परेचर सेम होगा, आप बोल सकते हैं। तो इसी के यहीं से डिफाइन किया गया, टेम्परेचर को बोला गया कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B and C are separately in thermal equilibrium, then A and C must be in the thermal equilibrium. ठीक है, ओके। तो यहां तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे बढ़ें, ओके। अब थर्मोमेट्री में यहां से हमारा टॉपिक चालू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल में कुछ कुछ बातें आपको मैं बोलूंगा अच्छे से समझने वाली। देखो, ऐसा होता है कि अलग अलग स्केल बनाया गया, यहां पे मैं 4 स्केल बना देता हूं। एक स्केल, 2 स्केल, ये तीसरा और ये चौथा। सपोज करना अगर इस स्केल की बात करूं तो आप भी बोलोगे सर इसके 2 एंड सबको दिख रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इसमें भी दिख रहा है मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो टर्मिनोलॉजी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। कोई बच्चा बोल सकता है इनिशियल पॉइंट, कोई बोल सकता है फाइनल पॉइंट, ठीक है, कोई बोल सकता है लोअर पॉइंट, कोई बोल सकता है अपर पॉइंट। तो अलग अलग टर्म यूज किया गया। कुछ लोग यूज किए LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अगर इसको लोअर बोलूंगा तो ये हो जाएगा अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी आप कुछ भी दे दो कि लोअर को, या फिर 0 डिजिटल में बात करते हो तो 0 और 1 हम लोग बात करते हैं। तो हमने इस एंड का नाम दिया लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसका नाम दिया अपर फिक्स्ड पॉइंट, चारों ही केस में। अब क्या हुआ, बेसिकली इसको बोला गया, हम लोग जब बात करते हैं तो 2 चीजें, एक होती है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ध्यान से सुनना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को हम लोगों ने यहां पे लिख रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और दूसरा हुआ बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इन दोनों को रेफरेंस के तौर पे लिया गया। अब बोला गया कि इसको हम लोग जो लेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे और इसको बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट। आप एक बात समझो, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट मेरे पास सारे के लिए फिक्स्ड हैं। अब सारे अपने आप में अलग स्केल हैं, जो हम लोगों को बेसिकली 3 पढ़ने हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। यही 3 का हम लोगों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब एक बात समझो, लोअर फिक्स्ड पॉइंट में जो केल्विन में होता है, यहाँ पे वैल्यूज होती है 273 केल्विन और यहाँ पे वैल्यू होती है 373 केल्विन। यही चीज का अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूं तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी चीज को आप बोल दोगे नहीं सर फ़ारेनहाइट में बता दो, तो ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये कोई एक नया स्केल है जिसका नाम मैंने दे दिया अपना चौबे बाबा स्केल। अब इसका नाम रख दो x, ठीक है। तो x यहाँ पे है और ये तुम्हारा जो भी पॉइंट होगा लोअर, इसका डिफाइन करना चाहो तुम बोलोगे 10x 20x व्हाटएवर जो नाम दे दो। तो इनके बीच के इंटरवल पे भी आप अपना खुद का भी स्केल बना सकते हैं। तो इनके बीच का मैथमेटिकल फॉर्मूला बोला गया x। x का मतलब जो टेम्परेचर आपको निकालना होगा, टेम्परेचर माइनस FP। FP हमने बोला यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी नाम यूज करते हैं, ठीक है। डिवाइड बाई BP ऑफ वाटर अपॉन FP, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से हमने दे दिया यहाँ पे। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो वर्ड आप बोल पाओ। अब इस चीज को समझना, यहां से कोई भी कन्वर्जन हम कर सकते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्या है, x माइनस FP डिवाइड बाई BP माइनस FP इज इक्वल टू C माइनस 100। क्यों?
क्योंकि जो अगर हम लोग बात करें कि आइस कब फ्रीज करता सेंटीग्रेड में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वैल्यूज हमने पुट किया, सी रखा सेल्सियस के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट 0, ये रखा 100, ये रखा 0। अगर केल्विन में तो ये चीज के हो गई, जो यहाँ पे x था वो इसमें c से बदला, इसमें हमने k लिखा, इसमें f लिखा। कोई बच्चा बोलेगा नहीं चौबे सर के लिए, चौबे सर नहीं आशुतोष के लिए a लिख देता हूँ, हमने कोई नया अगर बना दिया तो a माइनस एफ पी अपॉन, हमको मालूम होना चाहिए bp माइनस एफ पी, तो मैं अपने नाम से भी एक स्केल बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन फैक्टर आपको दिए गए। डायरेक्टली एक चीज और मैंने कर दी है जिससे कि चीजें आपको आसान हो जाए। हालांकि ये फॉर्मूला अगर चाहो तो ये ब्रैकेट में कर लेना। ठीक है, कैसे, तो यहां से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे मैं कर रहा हूं, मार्कर बदल दे रहा हूं। देखना, अगर c अपॉन 100 विल बी इक्वल टू, f के लिए कर रहा हूं, f माइनस 32 अपॉन, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा आप बता दो। 212 में से 32 गया 180, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। करोगे कितनी बार में, 2 से कितनी बार में, ये 5 आ जाएगा, और 2 से कितनी बार आएगा 9। इंप्लाइज करोगे तो इधर आ जाएगा 9 अपॉन 5 इंटू सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32। दैट इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 सी प्लस 32। कहानी खत्म। सो 9 बाई 5 सी, ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देना। ठीक है, इसके लिए कर देना केवल। ठीक है, 9 बाई 5 सी प्लस 32। अब c निकालना हो किसी बंदे को तो वो क्या कर लेगा, तो यहाँ से c भी निकाल सकता है। उसके लिए कितना हो गया, तो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेगा। k की वैल्यूज करोगे तो c माइनस 0, इनके बीच का इंटरवल भी 100 है तो ये कैंसिल, तो डायरेक्टली हो जाएगा c इज इक्वल टू k माइनस, तो k करोगे तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपके कन्वर्जन फैक्टर हैं जो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब हमें समझ में आया कि अगर मुझे केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन, फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस, किसी में मुझे अगर कन्वर्जन करना हो तो मैं आसानी से कन्वर्जन कर सकता हूँ। बट एक बात गौर करना, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन को क्या किया जाता है कि आपसे पूछा जाता है आप बता दो ग्राफ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि ठीक है साहब, ये फॉर्मूला आपने ला दिया, f इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5c प्लस 32। सुनना ध्यान से वर्ड। अब मैं बोलूं कि वर्टिकल एक्सिस इसको ले लो और इसको बोल दो आप यहाँ पे फॉर टाइम बिंग f, और इसको ले लो हॉरिजॉन्टल, इसको बोल दो c। फ़ारेनहाइट वर्सेस सेल्सियस का ग्राफ बना के दिखा दो कैसा होगा। क्या ग्राफ बना पाएंगे आप लोग? याद करो, ये मुझे कुछ दिख रहा है वैसा ही, जगह नहीं है मेरे पास, इसके ऐसे करके लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। अब m कितना है, तो 9 बाई 5 है, और इंटरसेप्ट कितना है, तो 32 का है। मतलब मुझे एक बात अच्छे से समझ में आई यहाँ पे कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाऊँगा वो वैल्यूज़। और वैल्यूज़ कैसे होगी कैलकुलेट, तो आप देख पाएंगे स्लोप आपको 9 बाई 5 मिला जो कि पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट मेरा कितना मिला, जो कि 32 है। मतलब f वर्सेस c का जो ग्राफ होगा वो समवेयर यहाँ पे कहीं ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कर लेना, ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसके स्लोप की बात होगी तो m की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइड बाई 5। ठीक है, मतलब स्लोप मुझे मिल गया 9 बाई 5। अब यहाँ से इंटरसेप्ट की बात कर लोगे तो ये इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा ये 0.32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको मिल जाएगा। अब यहीं पे c वर्सेस f भी बोलता तो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। मतलब अब c की वैल्यूज यहाँ से कैसे आप निकालोगे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे c अगर निकालना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 9, तो ये दे दिया 5 बाई 9 इंटू एफ माइनस 32। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के अब इसमें 5 बाई 9 करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा, और 5 बाई 9 इंटू 32 कर लोगे तो यहाँ से आपको वैल्यूज भी मिल जाएगी किसकी, इंटरसेप्ट की। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ मिल जाएगा, आप वहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो c वर्सेस f या f वर्सेस c कुछ भी दे तो ये आप बड़े आसानी से कर पाओगे।
अगली स्लाइड से पहले इसी स्लाइड पे एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट स्टार करके मैं लिख दे रहा हूँ। कोई हाइलाइटर में यूज़ करना चाह रहा था जिससे कि अच्छा ये कलर इस पे दिखेगा। चलो जी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिखना चाह रहा हूँ, कई बार डिफरेंस से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज कितनी है, वैल्यूज मेरे पास है c इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32। अगर चेंज इन डेल्टा सी की बात करूंगा तो डेल्टा सी की बेटा वैल्यूज आ जाएगी, डायरेक्टली मैं बोलूंगा 5/9 इंटू डेल्टा एफ, क्योंकि ये 32 तो कांस्टेंट पैरामीटर आ जाएगा। सो ये एक रिलेशन डायरेक्टली है। नीट इसके ऊपर बड़ा फोकस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपसे अब कन्वर्जन के बजाय आपसे पूछ लिया जाएगा कि चेंज इन डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में इतना है, आप डिफरेंस बता दो किसमें, फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट में डिफरेंस इतना है, आप सेंटीग्रेड में बता दो कितना होगा। तो आप यहाँ से कर पाएँ इस बात को, ये चीज़ आप समझ लेना। दूसरी बात, यहीं पे अगर आपसे पूछे कि सी और के में, तो ध्यान देना डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा की, क्योंकि डिफरेंस लोगे तो ये 273 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा सी जो आ जाएगा वो डायरेक्टली आ जाएगा डेल्टा की के। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर पे अगर क्वेश्चन दे तो कंफ्यूज मत होना। यहां तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूं। यस नो बोलना पड़ेगा, बोलिए यस नो। चलिए, अब इस बार हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी चूंकि फोकस कर रहा है नीट, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो हमने अभी तक जो चीजें सीखा उस टॉपिक के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलता है उसका एक पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से क्या कर पाएं, समझ पाएं कि एनसीईआरटी से कौन से पॉइंट्स हमें याद करने। एनसीईआरटी बोलता है, इसीलिए टॉपिक लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी कितना हॉटर है और कितना कोल्डर है, उससे हम लोग कहीं ना कहीं टेम्परेचर का एहसास करते हैं। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये किसी के रिस्पेक्ट में ही आप बोलते हो कि किसी चीज की टेम्परेचर कितनी है, ज्यादा है या कितनी कम है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक रिलेटिव टर्म है। एग्जाम्पल दिया है, अ हॉट यूटेंसिल इज said to have a high temperature and an ice cube to have a low temperature। आपको मालूम है कि एक हमने गर्म बर्तन अगर छू दिया आपने तो उस समय क्या महसूस होती है, और अगर यही आप गए और फ्रिज से आपने एक आइस क्यूब निकाला तो दोनों के आनंद अलग अलग हैं। तो वहाँ से आप समझ पाओगे कि टेम्परेचर क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अनदर ऑब्जेक्ट इज सीड टू बी हॉटर, मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसे हम लोग ज़्यादा गर्म बोलते हैं, हॉटर बोलते हैं, और इसका वाइस वर्सा भी वैसा ही है। अगर टेम्परेचर फॉल होगा, कम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोल्डर। नोट दैट हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स लाइक टॉल एंड शॉर्ट, मतलब ये बोला है कि जैसे लंबा और छोटा का तुलना होता है, तो वही बात है कि किसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं अमिताभ बच्चन के रिस्पेक्ट में लूँ तो बहुत सारे लोग छोटे हो जाएंगे, ठीक है, बट अगर जया भादुड़ी को और जया बच्चन को बना दिया जाए क्राइटेरिया, तो उनके रिस्पेक्ट में बहुत लोग ज़्यादा अपने आप को टॉल महसूस करने लगेंगे। सो इट इज़ द रिलेटिव टर्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरा जो एग्जाम्पल था कोई व्यक्तिगत नहीं था, जस्ट आपको जोक के पर्पज से था ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, किसी के ऊपर व्यक्तिगत कमेंट नहीं था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हीट के बारे में क्या बोलता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। इस बात को समझिएगा, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैंने बोला था एक मस्त आप क्या कर लो, कप बना दो, और इस कप में आपने क्या कर लिया, डाल दिया ऐसा कॉफ़ी या चाय हॉट। अब जो ये मेरा कॉफ़ी है, अगर गर्मी का दिन है इसके बावजूद भी थोड़ी देर के बाद ये ठंडा होगा, क्योंकि सराउंडिंग में क्या करेगा, ये सराउंडिंग इससे हीट लेगा, जिसका नतीजा होगा कि इसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। तो सराउंडिंग के साथ ये क्या कर रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एट, एसआई यूनिट इसका जूल होता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर का केल्विन होता है,
एंड डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, और हम लोग रैंकिंग की बात करते हैं। ठीक है, ये चीजें आगे। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पे ये लाइन एज इट इज पूछ ली गई है नीट में, इसलिए आपको ये पॉइंट दे दिया कि कभी कभी डायरेक्टली लाइन बाय लाइन उठा करके आपको पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अ मेजर ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर के बारे में हम लोग टेम्परेचर स्केल के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या ये बोल रहा है, अ मेजर ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर। मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंज सफिशिएंटली विथ टेम्परेचर टू बी यूज्ड एज बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर। अब क्वेश्चन में नीट में क्या पूछा था कि बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर को जो हमने बनाया वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर ये बात आपसे पूछे, हालांकि नीट पूछ चुका है, तो उसका आंसर होगा ये एज इट इज लाइन ऑप्शन में दिया गया था। द कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज इज वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विथ टेम्परेचर। द कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी इज वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है उसी को हम लोग बात करते हैं, वॉल्यूम में जो चेंजेज होते हैं वही प्रिंसिपल यूज होता है किसमें, थर्मोमीटर को बनाने में। तो ये नीट का पूछा हुआ पॉइंट है, इसलिए एनसीईआरटी साथ साथ आप लोग जरूर पढ़ते चलें। आइए इधर देखते हैं। अब बोलता है क्या क्या जनरली हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो जनरली हम लोग मरकरी को यूज कर लेते हैं और हम लोग अल्कोहल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो मरकरी और अल्कोहल जो हैं ये दो इंपॉर्टेंट हैं लिक्विड जिनको हम लोग यूज करते हैं मोस्टली लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के अंदर। ठीक, सिंस ऑल सब्सटेंस चेंज डायमेंशन विथ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस फॉर एक्सपेंशन इज नॉट अवेलेबल। एग्जैक्ट रेफरेंस हमारे पास नहीं है, इसलिए वही बात बोल रहा है जो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए बोले हैं। द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर आर टू कन्वीनियंट फिक्स पॉइंट एंड आर नोन एज freezing and boiling points. These 2 points are temperature at which pure water freeze and boils under standard pressure 1 atmospheric pressure के अंदर होता है। तो वहाँ पे हम चीज़ें बोलते हैं कि अच्छा आइस पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे आइस के लिए हमने बोला एक हुआ और स्टीम पॉइंट हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने डिफाइंड कर दिया, उन्हीं को आपने पैरामीटर किया, क्योंकि ये स्केल याद कीजिए जिसको हमने इसको बोला था, आप बोलना चाहें तो इसको हम लोगों ने टर्म जो यूज किया था वो यूज किया था लोअर फिक्स्ड पॉइंट और इसको बोला था अपर फिक्स्ड पॉइंट, या बोलना चाहें तो हमने बोला था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोला था और इसको बोला था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो और इसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो इन दोनों को रेफरेंस के लिए इसने बताया कि आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑफ द वाटर आर 2 कन्वीनियंट फिक्स्ड पॉइंट एंड आर नोन एज फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन्स है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आ जाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है और ये जो स्पेस है यहाँ पे हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा अच्छे से, पहला क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल सोज द सेम रीडिंग। आपसे पूछा है किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम हो जाएंगे। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके पास फॉर्मूला है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना होगा कि मुझे C और F को बराबर करना है, तो दोनों को मैं X एज्यूम कर लूँगा, तो X/5 विल बी इक्वल टू F की जगह पे भी X -32/9, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 9X इज इक्वल टू 5X - 32 इंटू। यहाँ से आप इसको इधर लेकर के आएँ तो यहाँ से हो जाएगा 9X - 5X विल बी इक्वल टू -32 इंटू 5। 9X - 5X की वैल्यूज कितनी आती, 4X, और 4X हो गया 32 इंटू 5 के बराबर। यहाँ से X की वैल्यूज हो गई -32 इंटू 5 डिवाइड बाई, और 4 से कर लोगे तो ये 8 इंटू 5 ये यहाँ से आ जाएगा 40। इसका मतलब है -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलूँ, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम। आप चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन ए भी था जो आपने निकाला था डायरेक्ट फॉर्मूला किसका, सी का। आपने सी की वैल्यूज कितनी निकाली थी अगर आपको याद होगा तो, सी इज इक्वल टू आपने किया था कितना
5 डिवाइड बाई 9 इंटू एफ माइनस 32। यहाँ पे c की जगह पे भी f लिख देते और सॉल्व करते तो यही मेथड आपका, यही वाली वैल्यूज आ जाती। मतलब यहाँ से आपकी वैल्यूज आ गई -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्वेश्चन समझा? आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और मैं आपको समय भी दूंगा, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर लेंगे और अच्छे से खुद से सॉल्व करेंगे। जब नहीं होगा देन वीडियोस को आगे बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। देयर इज अ स्केल x इन विच द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर 180x एंड 100x रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो वैल्यूज है वो डिफाइन कर दिया गया। What will be the resulting temperature in degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale when the temperature is 116x? मतलब सपोज कर लो मैंने अपना खुद का एक स्केल बनाया जिसके लिए हमने बोल दिया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट 180 है और जिसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट 100 है। अब आप बताओ कि अगर मेरे स्केल के हिसाब से 116 होगा तो उसकी वैल्यूज सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन में क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या है? हम लोग जो लिखते थे x माइनस, हमारे पास कौन सी वैल्यूज थी? जाकर के फॉर्मूला देख लीजिए क्या था। x माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई बी पी माइनस एफ पी, यहाँ एक लाइन मार्क कर दे रहा हूँ, ये मेरा था, इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी थी डायरेक्टली यहाँ से आप कर पाएंगे इसकी वैल्यूज कितनी थी, c/100, ऐसा आपके पास था। ठीक है, अब सेंटीग्रेड निकाल लेंगे तो बाकी को फ़ारेनहाइट और केल्विन में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब x जो मेरे लिए बोल रखा है वो 116x बोला है, माइनस fp की वैल्यूज मेरे पास दे रखी है कितनी, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 100x डिवाइड बाई bp कितना दिया है मेरे लिए 180x माइनस अगेन 100x, और इन सब की वैल्यूज कितनी हो गई c/100। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या वैल्यूज मिलेगी, 116 माइनस 100, यहाँ से कितनी वैल्यूज आ गई 16x डिवाइड बाई 180 माइनस 100 कितना आया 80x विल बी इक्वल टू c/100। यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/5 इज इक्वल टू c/100, और यहाँ से आप c की वैल्यूज इजीली लिख पाएंगे, c विल बी नथिंग बट 20। मतलब 116x जो है इसकी वैल्यू सेंटीग्रेड में आई 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके पास c की वैल्यूज आ चुकी है तो आप खुद से बताओ k की वैल्यूज क्या होगी। k की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिंपल वे में c प्लस 273 करते हैं, c है 20 प्लस 273, k की वैल्यूज आपकी आ गई कितनी 293। मतलब हमारे पास सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में और केल्विन में आ गया। फ़ारेनहाइट में आप आराम से कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके पास फ़ारेनहाइट का वही फार्मूला है, चाहे तो आप ये लगा लें c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9, इम्प्लाइज करके c की वैल्यूज कितनी है 20/5 इज इक्वल टू f माइनस 32 इंटू 9, ये कितनी बार में 4 इंटू उधर से आया 9 इज इक्वल टू f माइनस 32, दैट इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 9 इंटू 4 होता है कितना आपका 36 प्लस 32, 36 प्लस 32 की वैल्यूज आती है 68, यहाँ लिखता हूँ। सो f विल बी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका आपसे 3 में पूछा था, सेंटीग्रेड में आपने कैलकुलेट किया, केल्विन में किया और फ़ारेनहाइट में। तो कोई भी ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि मैंने अपना खुद का बना दिया पैरामीटर, अब आप मुझे बताओ कि वैल्यूज़ किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें की जाएंगी, तो आसानी से आप कर लोगे, कोई बिग डील इसमें नहीं है। ठीक है, समझा क्वेश्चन आपको? यस नो बोलिएगा।
आगे आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रेडी? ओके। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द वैल्यूज इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। आपको खुद से सॉल्व करना है। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द वैल्यूज इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। मैं सॉल्व करूं या आप लोग कर लेंगे? मैं सॉल्व करूं या आप लोग कर लेंगे? आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, c डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइड बाई 5। डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप सॉल्व कर लीजिए। डिग्री सेंटीग्रेड में आपको वैल्यूज दिया हुआ है, यहां से f की वैल्यूज कितनी आएगी करेंगे खुद से। 37.4 अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 9। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 9 इंटू 37.4 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 इज इक्वल टू f। इसको सॉल्व करो, ये कितनी वैल्यूज आती है? इसको सॉल्व करके आपको f की वैल्यूज आती है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप बोलते हो ना, अगर किसी को बुखार हो जाता है तो टेम्परेचर कितना है? 98 99 है तो आप बोलते हो ओके है। इससे ज़्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसको फीवर हो गया, बुखार हो गया। तो हम लोग किस में लेते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं 98.4। ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में आपके पास है, आपको केल्विन में लेना, तो केल्विन तो सबसे आसान है। यहाँ से आपके पास k इज इक्वल टू सी प्लस 273। यहाँ से आप कर लो 37.4 प्लस 273, इसकी वैल्यूज आ जाएगी 310.4 केल्विन। सो केल्विन में आपकी वैल्यू 310.4 आ गई। यहाँ पे आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, अब इसको अच्छे से समझिएगा। नीट 2008 का एक आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत कुछ खास नहीं है। एक बार पढ़िए और 1 मिनट का समय लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर and called the W scale, the freezing and boiling points of water are 39 degree दिया हुआ है and 239 respectively. What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 डिग्री सेंटीग्रेड? आसान से, एकदम आसान से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बिग डील नहीं है। फॉर्मूला जा करके आपको अगर पहला वाला फॉर्मूला याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। x माइनस याद होगा आपको एफ पी डिवाइड बाई बी पी माइनस एफ पी। कर लो सॉल्व। फर्स्ट आंसर कितना बेटा? कितना? 117। फोर्थ वन, ओके ओके ओके, सब लोगों ने कर लिया। मतलब आसान है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है बताने वाला। ये होता है c अपॉन 100। यहाँ से इसको सॉल्व, यहाँ पे x की वैल्यूज क्या माना था आपने? बताइए। x की वैल्यूज निकालनी है, तो x एफ पी कितना दिया हुआ है? 39। बोलते जाओ। bp कितना दिया?
अगेन FP, C, ओहो तब तो यार आसान है, एक स्टेप में हो गया। x माइनस 39 डिवाइड बाई, यहाँ आप एक बात ध्यान दोगे, ये हो गया 200 इज इक्वल टू 39 अपॉन 100, यहाँ से एक कैंसिल, तो डायरेक्टली एक x लिख दोगे, x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 39 माइनस इधर आया तो प्लस 39, इसकी वैल्यूज कितनी आती सॉल्व करने पे? 117। आसान था। चलो अगला, अब इसका सोच करके हमको आंसर देना, ठीक है, फर्जी आंसर मत देना। मर्करी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू, यस बोलेंगे आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं आया तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, ध्यान से यहां लिख लीजिए, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 357 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेंज है। -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 357 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये अगेन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एनसीईआरटी के पॉइंट्स में हम लोगों ने कवर किया था। सो आंसर विल बी 360 अप्रॉक्स। क्वेश्चन में अप टू है, काइंडली इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे अप टू दिया गया है। मर्करी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू, मतलब कहाँ तक, तो ये 357 का रेंज होता है, आपके पास 357 ऑप्शन में नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यूज उसके नज़दीक का 360 डिग्री सेंटीग्रेड।